नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर कार्य शक्ति और ऊर्जा चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में स्थैतिक घर्षण गुणांक को पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। और इस प्रकार इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक तल की झुकाव कोण की स्पर्शज्या के बराबर होती है। जो झुकाव कोण होता है उसके टेंजेंट के बराबर होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। किसी आनत तल पर रखे पिंड के लिए घर्षण कोण ही झुकाव कोण होता है। घर्षण कोण को ही झुकाव कोण बोलते हैं। देखिए, इसको व्हाइट बोर्ड पे मैं समझा देता हूँ। किसी आनत तल पर रखे पिंड के लिए घर्षण कोण ही झुकाव कोण होता है। यानी ये हमारा आनत तल हो गया, जो इस पर मान लेते हैं एक पिंड रखा हुआ है। इसका mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, और ये रहा इसका mg cos थीटा घटक। इसके लंबवत जो है प्रतिक्रिया बल काम करेगा r, और इधर अगर फोर्स लग रहा है F, तो घर्षण बल इधर काम करेगा Fs, और इसका परिणामी जो है R और Fs का परिणामी यहाँ से होकर जाएगा, तो घर्षण कोण ये होता है। देखिए, R और S के बीच जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। तो यही घर्षण कोण क्या होता है, झुकाव कोण होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा विश्रांति कोण। देखिए, छोटे छोटी परिभाषाएं हैं, इसको आप लोग याद रखिए। विश्रांति कोण क्या है, आनत तल पर जब तल के कोण के एक विशेष मान पर पिंड फिसलने ही वाला होता है, तब इस कोण को विश्रांति कोण, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसे थीटा s से लिखते हैं। आनत तल पर जब, देखिए विश्रांति कोण क्या होता है, आनत तल पर जब तल के कोण के एक विशेष मान पर पिंड फिसलने ही वाला होता है। यानी जब एंगल को हम लोग, ये जो है हमारा एंगल है, जैसे धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे, पहला एंगल ये था, फिर ये हुआ, तो वो अधिकतम एंगल जिस पे पिंड अपने आप फिसलने लगता है, जब पिंड अपने आप फिसलने लगता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्रांति कोण बोलते हैं। इसको थीटा s से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब पिंड क्या होता है, आनत तल पर अपने आप फिसलने वाली स्थिति में आ जाता है, तो उस समय जो आनत तल का झुकाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या फिर विश्रांति कोण। इसके बाद अगला हमारा परिभाषा है एक समान फिसलन कोण। एक समान फिसलन कोण क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एंगल है। यदि विश्रांति कोण को अल्प बढ़ाया जाए तो पिंड आनत तल पर फिसलने लगता है। यानी विश्रांति कोण क्या था, जब पिंड फिसलने ही वाला था, फिसल नहीं रहा था, फिसलने ही वाला था, उस समय एंगल क्या बोलते हैं, विश्रांति कोण। लेकिन जब विश्रांति कोण से थोड़ा और अधिक एंगल बढ़ा देते हैं, तो उस समय क्या होता है, पिंड फिसलने लगता है और एक समान गति से फिसलता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, जो एंगल उस समय जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ यूनिफॉर्म स्लिप, यानी एक समान फिसलन कोण। इसको थीटा k से डिनोट किया जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा है घर्षण शंकु। इसको आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिए, और जैसे जैसे इसको मैं समझाऊंगा वही चीज़ यहाँ पर थ्योरी में लिख देना है, वही हो जाएगा घर्षण कोण। देखिए, ये हमारा एक तल है जिसपे m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। mg नीचे की ओर काम करेगा, इसका एक अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर ठीक काम करेगा। मान लेते हैं इस पे F बल
बाएं से दाएं लग रहा है, ये वाला बल बाएं से दाएं लग रहा है और इसको इधर खींचने का प्रयत्न कर रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, एक घर्षण बल काम करेगा। ये Fs इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है और इसका Fs और R का परिणाम इसके बीच से होकर के जाएगा, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। और S और R के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। उसी को हम लोग घर्षण कोण बोलते हैं। अब देखिए, घर्षण संघ को समझने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन है हमारी, R वाली लाइन है, इसके परितः इन दोनों को रोटेट करा देंगे। R के परितः जो ये वाली लाइन है इसी के परितः इसको घुमा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा हमारा, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम लोग, देखिए इसका आकार कुछ शंख के जैसा है, इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण शंकु। तो यही बात जैसे जैसे हम लोग किए उसी को थ्योरी फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारा ये घर्षण शंकु का जो है डेफिनेशन हो जाएगा। सदिश S को, जो कि Fs तथा R का परिणामी है, सदिश S क्या है, Fs और R का परिणामी ही है, को R के परितः घुमाने पर जो शंकु बनता है घर्षण शंकु कहलाता है। यानी R के परितः ये लाइन है, इसी के परितः हम लोग रोटेट करा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे और एक चक्कर पूरा करेंगे तो वहाँ पर हमको घर्षण शंकु बन के तैयार हो जाएगा। घर्षण शंकु की एक विशेषता ये होती है कि घर्षण शंकु की स्थिति, यानी घर्षण शंकु के अंदर कितने भी हम फोर्स लगा लें, घर्षण शंकु के अंदर हम कितना भी फोर्स लगा लें, ये पिंड गतिमान नहीं होता। ये घर्षण शंकु की एक विशेषता होती है। यहाँ तक हम लोग घर्षण के बारे में लगभग सब चीज़ें जान चुके हैं। अब हम लोग घर्षण के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पिंड जो है घर्षण युक्त तल पर जब गति करता है तो उसमें कौन कौन से बल लगते हैं और किस किस दिशा में बल लगते हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो घर्षण युक्त तल पर पिंड की गति, यदि कोई पिंड घर्षण युक्त तल में गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में गति की दिशा में पिंड पर लगने वाला समस्त बलों का योग माइनस गति के विपरीत दिशा में पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का योग बराबर पिंड का द्रव्यमान गुणे पिंड का त्वरण। देखिए ये थ्योरी फॉर्म है, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं। यहाँ पर समझते हैं, देखिए यदि ये हमारा तल है, ये हमारा कोई तल है, इस पे कोई पिंड M रखा हुआ है और इसका भार mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसकी अविलंब प्रतिक्रिया R इधर है, ठीक। इस पर F बल लग रहा है बाएं से दाएं और इसका जो घर्षण होगा F, ये दाएं से बाएं तरफ इधर लगेगा। अब घर्षण युक्त तल पर पिंड की गति तभी होगी जब इस बल का और इस बल का अंतर, यानी पिंड की गति की दिशा में जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, F, पिंड इधर गति कर रहा है, पिंड मान लीजिए गति की पोजीशन में है, पिंड इधर गति कर रहा है, तो F माइनस F स्मॉल f क्या है, ये फ्रिक्शन। जब ये बल इस बल से अधिक होगा तभी पिंड इधर गति करेगा, तो F माइनस F बराबर, अब गति कर रहा है तो उसमें कुछ न कुछ त्वरण अवश्य होगा, तो m इंटू ए के बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। यही बात यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखी हुई थी, देख सकते हैं। यदि कोई पिंड घर्षण युक्त तल में गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में गति की दिशा में पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का योग, गति की दिशा में यानी इस दिशा में जितना भी बल लग रहा है और इस दिशा में जितना भी बल लग रहा है, तो इस दिशा में पिंड गतिमान है तो इस दिशा में जो बल लग रहे होंगे उसका मान अधिक होगा तभी इधर गतिमान है, तो इसका अंतर, और इसमें से इसको जब घटाएंगे, इस बल में से इसको घटाएंगे और वह बल, उसका जो अंतर आएगा F बराबर ma के बराबर होगा, इस समीकरण के बराबर। तो ये रहा इसका फिगर। यदि तल तथा पिंड के बीच घर्षण गुणांक म्यू हो तो
क्योंकि पिंड जो है घर्षण युक्त तल पर गति कर रहा है, यदि उसका घर्षण गुणांक, तल का घर्षण गुणांक क्या हो, म्यू हो, तो एफ माइनस एफ, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, जहाँ एफ क्या है, पिंड पर आरोपित बल जिस दिशा में जो है पिंड गति कर रहा है, और एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है, पिंड पर घर्षण बल। तो एफ माइनस एफ बराबर एम ए, जो कि मैंने पीछे समझाया। अब एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एफ बराबर म्यू आर बराबर एम ए, एफ माइनस म्यू आर बराबर एम ए। अब एफ माइनस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका प्रतिक्रिया बल होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट तथा बराबर होते हैं। ये आर एम जी के बराबर होता है, क्योंकि एम जी को आर संतुलित कर रहा है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर एम जी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वह उस त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं जिस त्वरण से पिंड घर्षण युक्त तल पर गति कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान हमको मिलेगा एफ माइनस म्यू एम जी अपान एम। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, जिस त्वरण से जो है पिंड घर्षण युक्त तल पर गति कर रहा है। इसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, जब पिंड आनत तल पर हो। ये हमारा क्या था, समतल पर था। दूसरी स्थिति आनत तल के लिए है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पिंड आनत तल पर रखा हुआ है। आनत तल की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है, ये सरफेस हो गया, ये झुकाव हो गया, आर इसकी प्रतिक्रिया बल है, आर किसके द्वारा संतुलित हो रहा है, यहाँ पर एम जी कॉस थीटा द्वारा, क्योंकि एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है, एकदम ऊर्ध्वाधर, तो इसका घटक एम जी कॉस थीटा इधर हो जाएगा जो आर को संतुलित करेगा, और एम जी साइन थीटा इसको सरकने के लिए जिम्मेदार होगा। अब पिंड इधर गति करेगा तो इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल भी लगेगा, जिसको एफ द्वारा डिनोट किया गया। अब यहाँ पर जो है, यदि पिंड तथा तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू हो, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, जो पिंड की दिशा में जो गति कर रहा है और उसके विपरीत दिशा में जो भी बल लग रहे हैं उसका अंतर एम ए के बराबर होगा। तो यहाँ गति किसके कारण कर रहा है, एम जी साइन थीटा के कारण, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, इसको जो है एम ए के बराबर रखेंगे। फिर से एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर लिखेंगे, एफ बराबर म्यू आर होता है। अब यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, देखिए आर को कौन संतुलित कर रहा है, यहाँ पर देखिए आर को एम जी कोस थीटा संतुलित कर रहा है, तो यहाँ पर आर बराबर एम जी कोस थीटा रखेंगे। देखिए आर को हटाएंगे, यहाँ पर एम जी कोस थीटा रखेंगे बराबर एम ए। अब यहाँ से एम को कॉमन ले लेंगे, सब तरफ एम है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा बराबर एम ए रहेगा। तो एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों पक्षों में से एम को काट देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा जी साइन थीटा, जी को यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो जी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा जी कोष्टक में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लोटनिक घर्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, देखिए जैसे इस तल पर कोई पिंड रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होगा, और इस घर्षण का मान रोलिंग घर्षण, मान लीजिए एक और दूसरा पिंड इस तल पर रखा हुआ है इस तरीके से, इसी तल पर, यही तल है और इसी पर जो है गोला कोई पिंड रखा हुआ, और इसको हम लोग घसीट नहीं रहे हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से रोटेट कराते हुए ले जा रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें जो घर्षण बल लग रहा है, इसमें जो घर्षण बल लग रहा है उसमें क्या अंतर होगा। इसमें जो हम लोग ऐसे लुढ़काते हुए लेके जा रहे हैं, इसमें घर्षण बल कम लगेगा और इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ संपर्क क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर संपर्क क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसीलिए क्या होता है, लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, जो सर्कन घर्षण, सामान्य घर्षण बल या फिर सर्कन घर्षण बल होता है उससे कम होता है। तो लोटनिक घर्षण को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, जब कोई पिंड किसी तल पर लुढ़कते हुए चलता है तो ऐसी स्थिति में पिंड तथा सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी पिंड जब लुढ़कते हुए चलता है उस स्थिति में
पिंड तथा सरफेस के बीच जो घर्षण बल लगता है उसको हम लोग लोटनिक घर्षण बोलते हैं। और लोटनिक घर्षण का मान जो होता है वो सामान्य घर्षण से सदैव कम होता है। इसीलिए हम लोग देखिए गाड़ियों में जो है गोलाकार जो गाड़ी होते हैं उसमें गोलाकार टायर का यूज करते हैं, बैलगाड़ियों में भी गोलाकार यूज करते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पर हम लोग वर्गाकार की यूज करेंगे तो वहाँ जो फ्रिक्शन होगा काफ़ी अधिक लगेगा, और गोलाकार यूज करेंगे तो संपर्क क्षेत्रफल कम होने के कारण जो क्या होता है लोटनिक घर्षण बल कम लगता है। इसीलिए सभी गाड़ियों के जो है पहिए गोलाकार होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा कार्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्क बोलते हैं और हिंदी में कार्य बोलते हैं। कार्य, वर्क। देखिए हम लोग सामान्य भाषा में कार्य को किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि हम लोग किसी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक दीवार है और इस पे जो है कोई बल, कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से कोई व्यक्ति जो है इस पे धक्का लगा रहा है और घंटों धक्का लगा रहा है, इसको यही कार्य ही मिला है, तो इसको हम लोग कार्य बोलते हैं सामान्य भाषा में। और यदि कोई व्यक्ति जो है योगा कर रहा है इस तरीके से बैठ के योगा कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वह योगा का कार्य कर रहा है। और इसके अलावा जो है यदि कोई व्यक्ति जो है सर पर बोझा रखकर ढो रहा है, सर पर बोझा रख के खड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कार्य कर रहा है। ये सामान्य भाषा में कार्य के कुछ डेफिनेशंस थे, लेकिन फिजिक्स में कार्य किसको बोलते हैं? फिजिक्स में कार्य का अलग ही परिभाषा है। फिजिक्स में कार्य किसे बोलते हैं? यदि हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक दीवार पर बल लगा रहे थे, तो दीवार में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यानी दीवार की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर फिजिक्स के अनुसार कोई कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। फिजिक्स में कार्य तभी हुआ माना जाता है जब लगाए गए बल की दिशा में क्या हो, परिवर्तन हो, पिंड में परिवर्तन हो, तो हम लोग बोलते हैं कार्य हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी चक्की में आटा पीस रहा है, या लकड़ी को चीर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, योग ध्यान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है फिजिक्स के अनुसार किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स के अनुसार कार्य की परिभाषा क्या है? फिजिक्स के अनुसार देखिए यदि कोई पिंड इस तरीके से रखा हुआ है और हम इस पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं और पिंड में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी पिंड जहाँ था वहीं है, तो हम लोग फिजिक्स के अनुसार बोलेंगे कि कोई भी कार्य नहीं हुआ। आप कितना भी फोर्स यहाँ पर लगा लीजिए, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, किसी प्रकार का कार्य जो है फोर्स लगा लीजिए, फिजिक्स के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ जब तक कि पिंड में कोई डिस्प्लेसमेंट न हो। इसमें कार्य तब माना जाता है जब इस पिंड में जो है लगाए गए बल की दिशा में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो, तभी कार्य माना जाता है, अन्यथा कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। अब मान लेते हैं इस पिंड में F न्यूटन का बल लग रहा है और पिंड यहाँ से सरक कर कुछ यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इस स्थिति में देखिए पिंड में d दूरी तक विस्थापित हुए, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में पिंड विस्थापित हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि कार्य हुआ है। और इस समय कार्य की मात्रा क्या होती है? W बराबर होता है लगा हुआ बल और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बल लगा उसी डायरेक्शन में विस्थापन, दोनों का जो है डॉट गुणन क्या होता है? कार्य होता है। तो फिजिक्स के अनुसार ये कार्य की परिभाषा होती है। कार्य को हम लोग किस में मापते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।